सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज जो इकोनॉमिक चैलेंजेस का चैप्टर चल रहा था, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसका लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, इसमें ये चैप्टर खत्म कर देंगे। अगर आपको जरूरत पड़ी तो इन तीनों वीडियोस को मर्ज करके एक वन शॉट भी डेवलप कर देंगे। जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा प्लीज कमेंट में बता देना। तो आज का टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट और पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फटाफट शुरू करते हैं टॉपिक। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली हमको यही पता है कॉमनली कि भाई किसी आदमी के पास अगर काम नहीं है तो हम कहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है, और उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये तो हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बट थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में कि रियलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, उसके टाइप्स क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज बता रहा है यहाँ पर कि पॉवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कहा गया है। गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बनती है। भाई सही बात है, अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड है, कमा नहीं पा रहा है, तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? तो जाहिर सी बात है वो गरीब हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, मतलब बड़ी इसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। वो बात अलग है, उनके यहाँ थोड़ी ये समस्या कम है। हमारे जैसे देश, डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और खास करके इंडिया जैसे देश में जिसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का डिटेल्ड मीनिंग क्या है? वन हु इज एडल्ट, एक पर्सन जो कि एडल्ट है, ठीक है, यानी जिसकी एज 15 से 60 साल है। अब नॉर्मली एडल्ट यानी 18 के ऊपर की एज की काउंट किया जाता है, उसको एडल्ट कहा जाता है। बट यहाँ पर वर्किंग के हिसाब से 15 ईयर्स के ऊपर को एडल्ट काउंट कर रहे हैं। 15 से 60 ईयर्स की एज में है वो पर्सन। हु इज रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, मार्केट में किसी काम के लिए जो रेट डिसाइडेड है उस रेट पर वो काम करना चाहता है, उससे ज्यादा चाहिए तो नहीं। जितना मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं दीवारें जोड़ता हूँ, मेसन हूँ, और मेसन का अगर दिन का 500 रुपया है, तो अगर मैं 500 वाले रेट पर काम करने के लिए रेडी हूँ तो मेरी इसमें काउंटिंग करेंगे आगे। अगर मैं इतना मतलब इससे ज्यादा पैसा डिमांड कर रहा हूँ और तब मेरे पास काम नहीं है तो अलग बात है। तो जो प्रिवेलेंट मार्केट रेट है उसमें वो पर्सन काम करना चाहता है, उसके पास एनर्जी और क्वालिफिकेशन दोनों है काम करने के लिए, मतलब कैपेबल है फिजिकली, कोई बीमारी नहीं है, उसको हैंडीकैप नहीं है, कैपेबल है, और साथ ही साथ क्वालिफाइड भी है, उसको कोई स्किल आती है या वो पढ़ा हुआ है, जो भी है, क्वालिफिकेशंस भी है, एनर्जी भी है। हु इज इन सर्च ऑफ वर्क, और वो काम ढूंढ भी रहा है बट इज नॉट गेटिंग वर्क, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे, और इस सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, अब मान लो कि एक काम है जिसका मार्केट में रेट है कि भाई आपको सैलरी महीने की 10,000 मिलेगी, ठीक है। अब 10,000 आप उसमें काम नहीं करना चाहते हो, बोलते नहीं 15,000 मिलेगा तो ही काम करूंगा, तो ये सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं कहलाएगी। तो आप मतलब दादागिरी से काम नहीं कर रहे हो, या आप सब कुछ कैपेबल हो, आप काम ढूंढ ही नहीं रहे हो, तब आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे। या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है कोई पर्सन, या कोई बीमारी है उसको, तो वो काम नहीं कर सकता। या जैसे हाउसवाइफ्स हैं, वो जानबूझ के ही काम नहीं कर रहे, वो अपने घर का पूरा हैंडल कर रही हैं, तो उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन देखो कि काम भी करना चाह रहा है, मार्केट रेट में काम करना चाह रहा है, कैपेबल भी है, काम ढूंढ भी रहा है, तो भी नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको फटाफट कवर करेंगे। पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ टाइम के लिए काम रहता है, कुछ टाइम के लिए काम नहीं रहता है। खास करके ऐसी सिचुएशन जो है एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, किसान वगैरह हैं, उनको फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक किसान है जो सिर्फ वीट उगा पाता है उसके खेत में, तो जितने टाइम पर वो वीट उगा रहा था उतने टाइम तक उसने काम किया, वीट वगैरह सेल हो गई, अब इसके बाद उसके पास कोई काम नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो उसे कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इस सिचुएशन को। ठीक है, तो जनरली फार्मर्स के साथ ये देखने को मिलता है। फिर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है? व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब कोई पुरानी टेक्नोलॉजी हटाकर नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि वो सीमेंट और वो कपची वगैरह मिक्स करके जो सामान वगैरह बनाते हैं, कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं, तो लोग वो बोरे में सीमेंट लाके डाला, वो सब डाला और खुद ही फावड़े से मिक्स करके बना रहे हैं। अब हुआ क्या कि अब मार्केट में ना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है और नई नई मशीन्स आ गई हैं,
अब ये मशीन्स को ऑपरेट करना उन बंदों को नहीं आ रहा है, तो जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। तो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है जिसकी वजह से कुछ समय के लिए एक इंसान अनएम्प्लॉयड है, जब तक वो टेक्नोलॉजी को सीख नहीं रहा, तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी चीज है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है ना, ये आपके समाज पर डिपेंड करता है, समाज कैसा है। तो जैसे कई जगहों पर ना पुराने सोच हैं, ख्याल हैं लोगों के, जैसे कई लोगों का ऐसा होता है ना कि बैंक्स में वो जॉब नहीं करना चाहते, उनका ऐसा कहना है कि इंटरेस्ट की कमाई, बैंक्स की जो इनकम है वो तो इंटरेस्ट पे ही होती है, तो उस तरह की कमाई उनके मतलब धर्म में या उनके कास्ट में किसी भी जगह पर वो अलाउड नहीं है, तो वो लोग उसमें काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये भी सिचुएशंस कई बार हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ। दूसरा ये कि समाज हमारा ऐसा है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, रीति रिवाज बहुत अजीबो गरीब हैं, काम नहीं करने देते हैं कि भाई ये वाला काम नहीं करना, वो वाला काम नहीं करना, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड, और इस सिचुएशन को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये डिसगाइज का मतलब क्या होता है? भेस। मतलब यहां आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी नहीं, एक पर्सन को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, पर वो रियलिटी में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड होता है। अब ये कैसे हो सकता है? जब किसी एक जगह पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप खोला है, मेरे वर्कशॉप में 5 लोगों की जरूरत है, 5 लोगों सारा काम कर सकते हैं, बट मैंने कैलकुलेशंस ढंग से नहीं किए हैं, मैंने 7 लोगों को रख लिया हुआ है, 7 लोग काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब तक चल रहा है, मेरी इनकम आ रही है, मैं सबको सैलरी दे रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, लेकिन अचानक मेरे बिजनेस में मेरे को थोड़े लॉसेस होने लग गए, थोड़ा कम हो गई मेरी प्रॉफिट, तो मैं अब ये सोचूंगा कि भाई मैं कैलकुलेशंस लेके जब बैठूंगा तो मुझे ये पता चलता है कि यार मेरा तो काम 5 लोगों से भी हो सकता है, मैंने बिना मतलब के 2 लोग एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो ये 2 लोगों को मैं हटा दूंगा कभी भी। तो ये सिचुएशन होती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर की बात करें तो कोई एक खेत है फैमिली का, उस फैमिली के सारे लोग उसी खेत में लगे हुए हैं खेती करने के लिए, जबकि सिर्फ 2 लोग भी घर के वो खेती का पूरा काम संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं, सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं काम करने के लिए। अब वो लोग थोड़ी देर काम करने का सब फ्री हो जाते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। अब अगर सिर्फ 2 ही लोग काम करते और बाकी लोग कहीं और काम करते तो भी तो बेहतर हो जाता, सिचुएशन और इंप्रूव होती, लेकिन नहीं, हम सब मिलकर वहीं पर काम कर रहे हैं जहां जरूरत कम लोगों की है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्री में कोई चेंज आ गया है, ठीक है, कोई भी चेंज आ सकता है, जैसे गवर्नमेंट कोई नया कानून बना रही है तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर टाइप की जो इंडस्ट्री है, जैसे उसके लिए सख्त नियम, फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात कर लें, तो गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया कि भाई अभी आपके यहाँ जो सिस्टम है उसको पूरा इंप्रूव करो, नहीं तो तब तक आपकी कंपनी पे ताला। अब ताला लगा दिया तो कुछ समय के लिए वो लोग सब कहाँ गए, काम बंद हो जाएगा सबका, सबकी इंप्लॉयमेंट चली जाएगी, तो वो सिचुएशन कहलाएगी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कोई भी चेंज आए, किसी भी तरह का चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, पॉलिसी का चेंज हो सकता है, इसको लेकर अगर लोगों की जॉब्स कुछ टाइम के लिए चली जा रही हैं तो ये सिचुएशन कहलाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे जैसे देश में, लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है, डिग्रियां ले लेके भटक रहे हैं, तो ये सिचुएशन कहलाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें उस बंदे ने सेकेंडरी तक की कम से कम पढ़ाई की है तो वो इस कैटेगरी में काउंट में आएगा। मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के रीजंस क्या हैं, क्यों इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? तो सबसे पहली वजह है पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं, या उतना ही ज्यादा लोग जॉब ढूंढेंगे। अब मार्केट में जॉब्स उतनी अवेलेबल ही नहीं है जितने लोग हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अमाउंट में लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो जिन भी देशों में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही हो गया एक। फिर दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई वढ़ाई भी की जा रही है उसमें लोगों को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं समझाया जा रहा है लोगों को, ये एक बहुत बड़ी समस्या। अब देखो कई बार ना क्वेश्चन आता है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लिए बड़ी अजीब सी समस्या है ये कि लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? इसके बारे में को ये लिखना है कि देखो एक तरफ क्या है ना कि लोग पढ़े लिखे हैं जॉब ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको लोग चाहिए काम करने के लिए, उनको लोग नहीं मिल रहे। अब ये क्या समस्या है? इतने सारे लोग तो अवेलेबल हैं नहीं, लोग तो अवेलेबल हैं बट जो उनको स्किल चाहिए उन कंपनियों को, वो स्किल उन लोगों के अंदर नहीं है। तो लोग पढ़ लिख के तो आए हैं
बट उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, इस वजह से कंपनियां उन्हें रख नहीं पा रही हैं। वो कंपनियां भी आदमी ढूंढ रही हैं और ये लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी समस्या हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या इसलिए है कि लोगों को एजुकेशन तो दिया जा रहा है पर सिर्फ किताबें पढ़ा दी जा रही हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा। तो इरेगुलरिटी इन रेनफॉल और इन एग्रीकल्चर एंड मोर रिस्क लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, अब इरेगुलरिटी है, रेनफॉल, बारिश वगैरह ढंग से हो नहीं रही है कई जगहों पर, जहाँ पर अगर लोग बारिश पर डिपेंडेंट है उनके लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भाई कभी जरूरत है उस टाइम बारिश हुई ही नहीं और जब नहीं चाहिए था तब बारिश हो गई, तो ये बड़ी समस्याएं हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, कई बार किसान बहुत मेहनत करता है और कुछ अलग रीजन से, कभी नेचुरल कैलामिटी से या कोई बीमारी फैल गई, उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो सब बहुत बड़ा रिस्क है। तो लोग एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहते, ठीक है। और जो लोग एग्रीकल्चर में हैं भी, क्योंकि इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज़, ढंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो भाई वो कुछ ही टाइम तक खेती कर पाते हैं जैसे तैसे पानी अरेंज करके, या बारिश के सीजन में खाली कर पाते हैं, बाद में जब पानी अवेलेबल नहीं हो तो खेती ही नहीं हो पा रही है, तो वो कुछ टाइम के लिए फिर अनएम्प्लॉयड हो गए। या लोग जो एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहते उनके लिए भी बड़ी समस्या है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर क्या है, वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब हाँ, जो ये हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब, इनकी सिचुएशन जो है बहुत वीक है, इनकी इनकम्स बहुत कम है। अगर ये इनकम अच्छा करें और इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया जाए तो इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना कि वर्क पावर बहुत, मतलब मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फिजिकल वर्क की जरूरत ज़्यादा होती है, मशीन्स इसमें कम यूज़ होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इनकी सिचुएशन खुद ही खराब है, इंडस्ट्रियों की ग्रो नहीं कर रही है, तो ज़्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे कैसे। तो ये भी एक सिचुएशन है कि भाई इनको अगर इंप्रूव कर दिया जाए तो लोगों को जॉब दी जा सकती है, बट इनकी खुद की हालत खराब है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। दूसरा ये कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी पुराने जो सिस्टम थे उसमें क्या होता था कि जैसे किसी का एक फैमिली बिजनेस है तो वो लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर उसी फैमिली बिजनेस में रहें, उनको फोर्स किया जाता है कि भाई नहीं तुम यही बिजनेस करो, उसको कोई नया बिजनेस वगैरह नहीं करने दिया जाता है। ये पुरानी सोच के चक्कर में कि नहीं भाई तुम इधर उधर का बिजनेस क्यों करोगे, यही अपना फैमिली का सेटअप क्या बिजनेस, इसी को आगे बढ़ाओ। वैसे बढ़ाना चाहिए, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट हाँ कि अगर आपका ग्रोथ अच्छा है तो समझ में आता है, और अगर वो बिजनेस में 2 ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, पूरे 10 लोगों की फैमिली मिलकर उसी में घुस रही है, तो वो सही नहीं है। तो ये चीज़ों के चक्कर में क्या होता है ना कि लोग नया बिजनेस वगैरह नहीं खोल रहे हैं। अब नया बिजनेस नहीं खुल रहा है तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट के चांसेस नहीं बन रहे। आप नए नए बिजनेसेस खोलोगे तो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे पाओगे, तो ये भी एक समस्या। फ्लॉज इन नॉलेज स्किल ट्रेनिंग। अच्छा, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी कुछ कमियां रह जा रही हैं, ढंग से बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, स्किल अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, इसकी भी प्रॉब्लम्स है, इसके से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। लो ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट है वो उतना तेज नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये कि लोगों के सेविंग की टेंडेंसी नहीं है, लोग पैसा बचाना नहीं चाहते हैं, लोग पैसा जितना थोड़ा बहुत कमाते हैं उड़ा देते हैं। सेविंग करेंगे तो क्या होगा, सेविंग करेंगे तो वो कैपिटल बनेगा, और वो कैपिटल जब मार्केट में लगाया जाएगा तो नई नई इंडस्ट्रीज, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह डेवलप किए जा सकेंगे, बट लोग उसे बचाना ही नहीं चाहते, लोग उड़ा देना चाहते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बनी हुई हैं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मतलब इंडिया में फैल रही है। एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या एफर्ट्स दिए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भाई पीछे ही पढ़ा हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आती है, तो यहाँ बोला कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जहां बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ पॉवर्टी उसको पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या, तो जाहिर सी बात है कुछ करना चाहिए। अच्छा, बोथ आर इंटररेटेड, मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई पढ़ा लिखा इतना पूरी ज़िंदगी मेहनत की यार, मतलब एक इंसान 24-25 साल तक की एज तक पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, हार्ड एग्जाम्स दे रहा है, उसके बाद वो जब मार्केट में जाता है तो उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है। तो एक तो इतना सारा पैसा लगाया उसने अपने पढ़ाई में, इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोग फिर बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारी टेंशन्स। अब उस चक्कर में क्या होता है, कई बार उनको समाज में भी कई लोग मतलब एक तरह से वो करते हैं कि टारगेट करते हैं, मजाक बनाते हैं, क्या कर लिया पढ़ के, ये वो वगैरह वगैरह बोला जाता है। तो ये एक मेंटालिटी पे बहुत गलत असर पड़ता है उनके। तो ये क्या करता है, उन लोगों के जो उनका जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को चेंज करने में रोल प्ले करता है। कैसे कैसे, अब वो लोग कई बार क्या हो जाता है ना, इतना परेशान हो जाते हैं कि गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, नशा वगैरह करने लग जाते हैं,
या फिर कई बार वो लोग इतना इरिटेट हो चुके होते हैं कि फिर सोचते हैं किसी गलत रास्ते से ही पैसा कमाना चालू कर दो। आजकल आप देख रहे हो कि पढ़े लिखे लोग भी चोरी डकैती में इन्वॉल्व हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, बैंकों से पैसे निकाल लिया जा रहा है आपसे ओटीपी मांग मांग के। तो ये जो है ये पढ़े लिखे लोग इसमें घुस गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब देख रहे हैं भाई इतना मेहनत करके सब तरीके से सही तरीके से ढूंढने गया तो किसी ने नौकरी नहीं दी, तो गलत तरीके से कमाने लग जा रहे हैं। तो ये भी समस्याएं हो जा रही हैं। ठीक है, अब दूसरा ये भी है कि लोगों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट खत्म होने लग जा रहा है। अब जब बाद की जनरेशन के लोग देख रहे हैं कि भाई इतना सारा पढ़ लिख के भी इसको काम वाम नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम में है, तो मैं ही क्यों पढ़ूं। तो ये इस चक्कर में भी होता है कि पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट भी लोगों का खत्म हो रहा है, जो कि आगे चल के समाज के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो इसीलिए भाई अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना जरूरी है, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो पहली चीज है कि हमको क्या करना चाहिए, बाय एमिंग हाई गोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल हाई रखे, 10% जनरली रखा गया कि पर ईयर 10% का ग्रोथ रेट होना चाहिए, ज्यादा, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है ये, 10% का ग्रोथ रेट मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम हाई टारगेट रखेंगे तो कुछ तो अचीव करेंगे। 10 का टारगेट रखा है, 8, 9, 7 कुछ तो अचीव करेंगे। तो उस वजह से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का टारगेट रख के बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, कैपिटल वगैरह, कैपिटल मतलब खूब सारा पैसा, ये टेक्नोलॉजी वगैरह का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे क्या होगा, नई नई फील्ड्स डेवलप होंगी और लोगों को नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल जाएंगी, और जो है गरीबी वगैरह वहां से हम दूर कर सकते हैं। तो कई तरह के सेक्टर्स में ये करने की जरूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड। गवर्नमेंट को उन यूनिट्स पर, उन इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, जहां काम करने के लिए लोगों की ज्यादा जरूरत है। मशीन सारा काम करके दे रहा है वो नहीं, जहां लेबर्स की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, वैसी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में गवर्नमेंट को ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए। तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री आती है, वही हमारी छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, ग्राम उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये आप देख रहे हो कैसे कैसे बैम्बू के ये सब पूरे मटेरियल बनाए जा रहे हैं, ये पॉटरी वगैरह की एक्टिविटी की जा रही है, फिर ये स्टिचिंग वगैरह से टेलरिंग वगैरह का वर्क करके। तो इस तरह के वर्क्स में ना मैन पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो गवर्नमेंट को इन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। फिर क्या है, गांव देहात के एरिया में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमको कम पैसा लगाना पड़ेगा। शहरों में आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो उसके पीछे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज वगैरह, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप गांव के एरिया में गरीबी दूर करना चाहते हो, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो, तो कम इन्वेस्टमेंट में ही हो जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उससे कैसे कर सकते हैं हम कि भाई उन एरियाज में हमको छोटे छोटे डेवलपमेंट्स कर देने हैं, जैसे कि जो जमीनें हैं जो जहाँ पर खेती नहीं हो पा रही उनको कल्टीवेशन लायक बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, पानी वगैरह पहुँचा दो वहाँ पर, किसानों को बहुत सारी चीज़ों की हेल्प दो, उनको सब्सिडीज दो, उनको लोन्स दो, क्रॉप इंश्योरेंस दो, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करवाओ, हाइब्रिड सीड्स वगैरह प्रोवाइड करवाओ, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इन सब के नेटवर्क्स के थ्रू पानी पहुंचवा दो। फिर जो पोल्ट्री, फिशरी, कैटल रेयरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इसको प्रमोट किया जाए लोगों के बीच में, ताकि लोग ये भी बिजनेसेस कर सकें। अब कैटल रेयरिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। कई लोगों के दिमाग में होता है, छोटा सा 4-5 भैंस रख दिए, अगल बगल के 10-12 घर में दूध सप्लाई कर देने, काम हो गया। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझाओगे भाई कि नहीं, आप और भैंसें ले आओ और गाय रखो, ये बड़े स्केल पर करो, ये दूध आपका कलेक्ट करके आप डेयरी में सप्लाई करोगे, आपका रेगुलर पैसा बनता रहेगा, अच्छा खासा ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें उनको समझाना, उनको इस चीज़ को लेकर गाइड करना, और साथ ही साथ उसके लिए लोन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना। अगर ये सारी चीज़ें हम करें तो गाँव के एरियाज में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके लोगों को जॉब्स दी जा सकती हैं। फिर है चौथा, इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल। अच्छा, जो गांव देहात के एरियाज हैं वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। एक मिनट, जरा पीछे वाले पॉइंट्स को एक बार मैं वापस देख लूं। हाँ, इसमें एक पॉइंट मुझे और बताना चाहिए था कि देखो ये क्या है ना कि अगर हम गांव वगैरह के एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स देने लग गए तो इससे सबसे अच्छा क्या होगा पता है, शहरों का भी लोड कम होगा, क्योंकि लोगों को गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, एग्रीकल्चर से कुछ हो नहीं रहा, तो लोग माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो जॉब ही नहीं है। अगर उनको गांव में, किसी को अगर खुद के गांव में अगर तुम कमाने का मौका दोगे तो वो कभी भाग के किसी और शहर में नहीं जाएगा। तो इससे माइग्रेशन नहीं होंगे, और माइग्रेशंस नहीं होंगे तो शहरों में भी जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है या गरीबी देखने को मिल रही है, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये गाँव को डेवलप करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है,
अच्छा, अब वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पर। इसमें क्या बताया था कि गांव के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि वहां भी गरीबी दूर हो और बहुत सारा एक्टिविटी हो सके। इसके अलावा हम क्या बता रहे हैं, रूरल एरियाज में हेल्थ, एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंकिंग, ये सब सप्लाई दे दी जाए। अब भाई अगर आप रूरल एरियाज में रोड बनवाओगे तो रोड में काम करने के लिए लोग जो चाहिए, हमको रोड बनाते टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट्स वालों को नौकरी मिलेगी, जो लोग मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं उनके लिए भी बिजनेसेस बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क आप लाते हो तो जो पहले छोटे छोटे कारखाने जो बहुत कम मुश्किल से चल पाते थे, अगर उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगा तो वो अच्छे से चलेंगे। दूसरा, ये पानी वगैरह की भी जो समस्या है, ट्यूबवेल्स वगैरह टाइम से चल पाएंगे, पानी भी अच्छे से लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह अगर आप गांव वगैरह में प्रोवाइड करते हो तो इंटरनेट के रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें करके गाँव के अगर डेवलपमेंट्स किए जाएँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोगों के लिए जॉब्स जनरेट होना चालू हो जाएंगी। तो ये सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं और इसी चक्कर में देखो गवर्नमेंट ने कई प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, स्मार्ट विलेजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने जैसे पीछे पढ़ा था सांसद आदर्श ग्राम योजना वगैरह, उसमें कई तरह के गांव वगैरह डेवलप किए गए हैं। इसमें गुजरात के बहुत सारे गांव ऐसे डेवलप कर दिए गए हैं जो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। उन गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे रहना, बराबर इरीगेशन की फैसिलिटी है, बैंक्स हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छे अच्छे बैंक्स गांव के अंदर ही खुले हुए हैं, एटीएम वगैरह की फैसिलिटी है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम पूरे गांव में एक साथ अनाउंसमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके। वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो भी बड़ी डिजिटल है, कई जगहों पर ग्राम पंचायत ऐसे बनाए गए उसमें एंट्री करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है। तो सारा मतलब एकदम हाईटेक जो शहरों में देखने को मिलती है फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ गाँव वगैरह में डेवलप की जा रही हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो वो बेहतर होगा, ठीक है। ऐसे ही गुजरात का एक पुनसरी विलेज करके है, आप सर्च करना उसके बारे में, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पुनसरी विलेज सर्च करना, ठीक है। फिर है हमारा 5वां पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है उस चीज को, उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उन्हें स्किल्स वगैरह सिखाई जाए, ठीक है। उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई जाए ताकि इंडस्ट्रीज उनको फटाक से अपने यहाँ काम पे रख लें। फिर पढ़ाते टाइम जो हमारा उनको जो टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में जो पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है, आईटीआई वगैरह में पढ़ाई करवाई जाती है, उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पढ़ाई जाए। अब कई जगहों पर क्या होता है, सिलेबस में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बहुत पुराने समय की, और वो टेक्नोलॉजी आज मार्केट में यूज ही नहीं हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ पढ़ा रहे हो तो वो बच्चा पढ़ के निकलेगा, मार्केट में जाकर नई चीज़ देखेगा, उसको क्या समझ में आएगा? तो उसको इस तरह से एजुकेशन दिया जाए जो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उस रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो चीज़ उसको सिखाई जाए, तो वो इंडस्ट्रीज के लिए रेडी रहेगा काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का करिकुलम वगैरह हमें डेवलप करने की जरूरत है, एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत है। 6th, लेबर मिनिस्ट्री। अच्छा, हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने भी कई तरह के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉन्च की, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अभी मेक इन इंडिया क्या है कि भाई दूसरे देशों को भी प्रमोट किया जाता है कि आप अपने हाथ से हमारे देश में आकर कंपनी वगैरह खोलिए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो हम आपको ज़्यादा प्रमोट करेंगे आपकी इंडस्ट्रीज़ को, आपको सब्सिडीज़ भी देंगे, कई तरह की हेल्प प्रोवाइड करेंगे, तो वो लोग भी आके हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ के लोगों को अच्छी अच्छी स्किल सिखाई जाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सके या इंडस्ट्री में काम करने लायक भी बन सके, ठीक है। डिजिटल इंडिया के तहत अच्छा नेटवर्किंग फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना ताकि ऑनलाइन तरीकों से भी लोग पैसे वगैरह अर्न कर सकें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो ये आईआईटी आएगा यहाँ पे, आईआईटीज और आईआईएम। अब देखो पहले क्या होता था ना, गिनी चुनी इंडिया में 8-9 आईआईटीज और 2-4 आईआईएम थे। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर स्टेट को टारगेट किया जा रहा है कि हर स्टेट में आईआईटीज और आईआईएम्स खोला जाए ताकि इस तरह की जो मतलब बड़े ही एडवांस इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ये बड़े लेवल के एजुकेशन सेंटर्स हर जगह खुलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा। तो ये लोग जब निकलेंगे तो मार्केट में, इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होगा इनका, इसके वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। फिर है गवर्नमेंट ने क्या किया, और हैज ओपन न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लान मैन पावर। तो अब उसमें क्या है ना कि कई तरह की इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है और नई नई इंडस्ट्रीज जो पहले हमारे यहाँ नहीं डेवलप थी, इतनी ज़्यादा इक्की दुक्की कंपनियाँ थी, उनको भी प्रमोट किया जा रहा था कि ताकि उस फील्ड में बहुत सारी और कंपनियाँ खुलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके लिए कई लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी
चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे बिजनेस करना है, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल स्किल, हर चीज़ सिखाई जाती है उनको। साथ ही साथ उनको लोन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो लोग मोटिवेट होकर बिजनेसेस को करें। ठीक है, तो कई तरह की हेल्प वगैरह उनको की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये भी किया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो स्किल सेंटर्स हैं, उनको लोकल इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्शन करवाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एक शहर है, उस शहर में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ जो स्किल सेंटर खुलेगा उसमें केमिकल के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। और जब टाई अप किया गया है उस इंडस्ट्री के साथ, तो ये बच्चों को ले जाकर उन इंडस्ट्रीज में विजिट करवाना या उनको 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि उस बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, इंडस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज मिले। फिर वो बच्चा जब ये चीज़ सीख के पढ़ के क्वालिफाई होकर निकलेगा तो वो इंडस्ट्री में उसको तुरंत जॉब भी मिल जाएगी। तो इंडस्ट्री का भी काम हो गया भाई, टेक्निकल वाला बंदा मिला है, नॉलेज वाला बंदा मिला है, और उस बंदे को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। फिर क्या किया जा रहा है, इट इज नेसेसरी दैट न्यू बिजनेस इंडस्ट्री शुड बी सेटअप फॉर इंडस्ट्रियल जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो ये लगभग देखा जाए तो पिछले वाले पॉइंट जैसा ही लग रहा है कि इसमें उनको सेटअप करने में हेल्प किया जाता है, लोन दिया जाता है, स्टार्टिंग से हर चीज़ का, फर्नीचर लेने का लोन, रॉ मटेरियल खरीदने का लोन, हर चीज़ का मतलब उनको हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर वुमेन को भी मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, वो भी बिजनेसेस करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाए। इसके अलावा ये जो पॉइंट है 9th वाला पॉइंट, इसको आप एक तरह से शॉर्ट नोट की तरह भी पूछ सकते हैं आपसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं। और इसके हिसाब से अगर पॉइंट समझो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में बताया गया है कि ये कुछ सेंटर्स होते हैं, इनका काम क्या है, ये जो कंपनी के ओनर्स हैं, यानी कि जो कंपनी चला रहे हैं लोग, उनके बीच में और जो लोगों को जॉब चाहिए उनके बीच में एक लिंक का काम करते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है पर्टिकुलर एक अलग अलग स्किल के लिए, मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बताऊंगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे लोग चाहिए इतने इतने अमाउंट में। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जो पढ़ लिख के निकले हैं जिन्हें जॉब्स चाहिए, वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर रजिस्टर करेंगे कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ, अपना बायोडाटा वगैरह वहाँ पे दे देंगे। अब होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास दोनों की डिटेल्स हैं, कौन सी कंपनी को क्या चाहिए और कौन लोग हैं जो क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इन लोगों को वो कंपनियों में भेज देते हैं कि भाई जाओ वहाँ पर इंटरव्यू दो, जो भी होगा आपका आगे देख लो। तो इस तरह से ये एक लिंक का काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। और ये गवर्नमेंट के हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि देखो कोई फर्जी नहीं होता है। कई बार लोग ऐसे प्राइवेट एजेंसी चला रहे हैं, धोखाधड़ी करते हैं कि उससे पैसा ले लिया, उससे पैसा ले लिया, कुछ टाइम के लिए इंटरव्यू करा दिया, घुमा फिरा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये गवर्नमेंट वाले एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको। ठीक है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी, दोनों को भी, इंडस्ट्रीज को भी और जो जॉब सीकर्स हैं उनको भी। अच्छा, फिर उनको गाइडेंस भी दिया जाता है लोगों को उनके करियर को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विजिट करते हो, आपकी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से कुछ प्रोग्राम चलाते हैं उन लोग कि भाई इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए आगे चल के इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। आप उस हिसाब से अगर कोई स्किल की कमी है तो आप अपना स्किल भी डेवलप कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर इसके अलावा रोजगार कारकिर्दी जैसी मैगजीन्स चला रहे हैं। इन मैगजीन्स में टाइम टू टाइम उनको कई तरह की इंफॉर्मेशंस की कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं या कोई गवर्नमेंट की एग्जाम्स आ रही हैं, तो वो सारी डिटेल्स उनको उस मैगजीन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। किन किन स्किल्स की फ्यूचर में आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में डिमांड आने वाली है, आगे ये सेक्टर कैसे चेंज होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि एक पढ़ा लिखा इंसान उस चीज़ को पढ़ के, उसको समझ के आगे के रिगार्डिंग अपनी प्लानिंग्स को कर सके। फिर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, जिस पे आप फोन करके कई तरह के इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते, मतलब ले सकते हो कई तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ से इस नंबर पे फ़ोन करके, अगर वो लोग उठा लें तो। ठीक है, हाँ। फिर है टिल 2015 देयर वर 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। हमारे देश में 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स खुल चुके थे 2015 तक, और 2013 का डेटा बताता है कि इतने लाख लोग, 468.23 लाख लोग अनएम्प्लॉयड लोग ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं इन एक्सचेंजेस में। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में 8.30 लाख लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है।
तो इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो ये कहने का मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लोगों को ट्रस्ट है इन सिस्टम पे, तभी तो जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि भाई यहाँ से जॉब मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो भगवान जाने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 9वां पॉइंट। हाँ, तो ये वो टॉपिक तो खत्म हो गया कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के बाद का टॉपिक है वर्ल्ड लेबर मार्केट। अब वर्ल्ड लेबर मार्केट के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछे हुए हैं 2-3 बार बोर्ड एग्जाम्स में, तो थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, जो पीछे के हमने पॉइंट्स पढ़े जैसे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, तो वो तो आपको सब याद करना है। जो मेथड्स पढ़े हमने कि कैसे दूर किए जा सकते हैं, तो सारे 9 के 9 याद करने की जरूरत नहीं है, 5-6 याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो व्हेन चेंज ऑफ लेबर इज देयर अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, आज देख सकते हैं हम एक जगह का इंसान दूसरे देश में काम करने जा रहा है, दूसरे देश का काम करने इधर आ जा रहा है, तो ऐसे लोगों का एक्सचेंज हो रहा है दुनिया भर में काम को लेकर। तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं वर्ल्ड लेबर मार्केट, कि भाई लेबरों का मार्केट हो चुका है, दूसरे देश का तीसरे देश में जा रहा है, भाई यहाँ का बंदा यूएस जा रहा है, यूएस का बंदा कनाडा जा रहा है, अलग अलग जगह लोग काम करने जा रहे हैं। When laborers migrate from one country to another for employment, business training or higher education, it is called movement of labor at international level. अब चाहे आप जॉब के लिए किसी दूसरे देश जा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, या हायर लेवल के एजुकेशन के लिए जा रहे हो, ये पूरा कहलाता है मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। Walkout of brain power for educational knowledge, higher technical knowledge and skill development in search of more income, more facility, better job is brain drain। अच्छा, लोग पढ़ रहे हैं आप कई, अब जैसे कि खास करके गुजरात में और पंजाब हरियाणा वगैरह के एरिया में, तो ये बड़ा ही एक क्या बोलते हैं ट्रेंड है। लोग पढ़ते लिखते हैं तो से प्लानिंग हो जाती है कि मेरे को फॉरेन जाना है, कोई कनाडा जाता है, कोई यूएसए जाता है, कोई यूके जा रहा है। तो इस तरह का नॉर्मली लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई वहाँ जाऊँगा। क्यों आप वहाँ जाना चाहते हैं लोग? कि भाई वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इनकम अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। तो ये सब चक्कर में लोग माइग्रेट करके दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। अब इससे होता क्या है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। क्यों ब्रेन ड्रेन? हमारे यहाँ का अच्छा टैलेंट, पढ़ा लिखा इंसान दूसरे देश में चला जा रहा है, तो हमारा तो वो लॉस हुआ ना एक तरह से, ब्रेन हमारा गटर में चला गया एक तरह से। मतलब हमारा सब नॉलेज, हमारा जो टैलेंट है देश का, वो हमारे यहाँ से तो चला गया, किसी और को उसका फायदा मिल रहा है। अब आप देख ही सकते हो दुनिया के जितनी बड़ी बड़ी आजकल कंपनियां हैं, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके सीईओज या फिर इंडियंस उनमें बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर सर्व कर रहे हैं। तो हमारा टैलेंट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन है। ठीक है, तो नुकसान हो रहा है हमारे जैसे देशों को और दूसरे देशों को फायदा भी हो रहा है। तो ये है भाई सिचुएशन, किसी का फायदा किसी का नुकसान है तो होना ही है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस रिसेंटली कंट्री वाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर बिकम मोर पॉपुलर। अब वही सोशल स्टेटस एक तरह से ये भी होता है ना, लोगों को समाज में ये भी बताना है ना कि भाई यूएस में काम करता है हमारा लड़का, या लोगों को बोलता है कि यार कहीं खुद ही तुम अगर जाके आ रहे हो कहीं से, बोला है यूएस में काम करता है, ऐसा ऐसा थोड़ी है, पता है लंदन में रहता हूँ, पता है। तो ये थोड़ा एक सोशल स्टेटस बताने वाली बात हो जाती है, तो उस चक्कर में भी लोग माइग्रेट होकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। फिर आज के टाइम में अगर देखें तो लोग जो जिनका स्किल सेट है किसमें, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी में, कम्युनिकेशंस में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर, मेडिकल, इन सब में इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, क्योंकि यही जो फील्ड्स हैं बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में डेवलप हो रहे हैं। तो जिनको इस चीज़ में नॉलेज है उनकी डिमांड है भाई, तो फटाफट ये लोग भाग जाते हैं दूसरे देश में, या दूसरे देश वाले इनको रख भी ले रहे हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। ठीक है, मैनी कंट्रीज आर अपॉइंटिंग सच पीपल हु हैव स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, ट्रेन्ड एक्सपर्ट लेबर्स एंड एक्सपर्ट, दे अडॉप्ट अट्रैक्टिव टैक्टिक प्रैक्टिसेस विद हाई पर्क्स। कई देश जैसे अब बता रहे हैं ना, यूएस वगैरह भाग के जा रहे हैं लोग, इंग्लैंड क्यों भाग के जा रहे हैं? अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, वहाँ की जो कंपनियां हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इंसान पढ़ लिख के, अगर तुम आईआईटी से भी पढ़ के निकलते हो, अगर यहाँ की कंपनी में जॉब ढूंढते हो, तो यहाँ की कंपनी तुम्हें रखती है, तो पैकेज देती है, तो वो तुमको बहुत बड़ा पैकेज देती, तुम तो खुश, अरे वाह इतना ज़्यादा सैलरी, जो मतलब एवरेज लोगों से तो ज़्यादा ही मिलता है ना आईआईटी और इन लोगों को, आईएम वालों को। लेकिन अगर तुम फॉरेन के साथ कंपेयर करोगे, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ, तो वहाँ पर एक एवरेज सैलरी होती है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी काउंट की जाती है। ठीक है, तो जो आईआईटीएन आईआईएम वाला बंदा कमा रहा है इंडिया में, वो सेम सैलरी यहाँ का एक एवरेज इंसान दूसरे देश में जाके कमा ले रहा है। तो इस वजह से अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कंपनियां जानती कि भाई ये जो इंडियंस हैं टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं,
टैलेंट तो है ही, मेहनती भी बहुत है। हमारे यहाँ के लोग उतना काम नहीं करेंगे जितना ही इंडिया वाले काम करेंगे, इसलिए वो लोग इनको बुला लेते हैं और अच्छा खासा पैसा देके बुला लेते हैं, अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। अब उनके हिसाब से वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, उनके हिसाब से तो उनके देश में वो नॉर्मल पेमेंट है, बट हमारे वालों को बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वाले चले जा रहे हैं, तो ये तो है हमारे लिए बड़ा लफड़े वाला काम काज। ठीक है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, कुछ लोग उसको सही मानते हैं, कुछ लोग उसको गलत मानते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल फर्म्स सेंड देयर एम्प्लॉयज टू फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि मान लो अपने ही देश में कई बार हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम अपने देश के लोगों को दूसरे देशों में कुछ टाइम के लिए भेजते हैं कि जाओ वहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी है, उसका तो हमारा टाई अप होता है, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी वगैरह का नॉलेज लेके आओ, सीख के आओ, फिर वो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब ये क्यों करते हैं? ताकि भाई इंटरनेशनल लेवल में तो बड़ा कॉम्पिटिशन है, अब हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे करें, टक्कर कैसे करें, उनके साथ फेस कैसे करें? तो दूसरे देश जिसके पास है वहाँ से सीख कर आकर अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो पा रही है, तो ये तो एक तो बेहतर तरीका हो गया, तो बेनिफिट हो गया। ठीक है, फिर द कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, ये भी है कि हमारे देश के लोग अगर दूसरे देश में कमाने जा रहे हैं तो उनकी फैमिलीज अगर यहाँ है तो वो लोग वहाँ से पैसे यहाँ भेजते हैं। जब वो लोग यहाँ पैसे भेजते हैं तो हमको वो पैसा फॉरेन करेंसी के फॉर्म में मिलता है, वो तो इंडियन गवर्नमेंट के पास स्टोर हो जाता है, और यहाँ इंडिया में जो उसकी फैमिली है बंदे की, उसको तो रुपया मिलेगा। भले किसी ने यूएस से अपने फैमिली के लिए डॉलर भेजा है, तो डॉलर गवर्नमेंट रखेगी और उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का रुपया उसकी फैमिली को प्रोवाइड कर देगी, तो वो फॉरेन का डॉलर आ गया। तो फॉरेन एक्सचेंज किसी भी देश के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जब वो ट्रेड करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इससे हमको ये बेनिफिट है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यू बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे स्टॉक में बढ़ रहा है, तो ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला के फायदे नुकसान दोनों हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय।